नवदृष्टि इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज रूबरू होते हैं विश्व के एक महानतम व्यक्तित्व से, एक नेतृत्वकर्ता, एक संगठनकर्ता से, जिसने विश्व को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। लीडरशिप का एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जिसे चमत्कारिक नेतृत्व की शैली के नाम से भी जाना जाता है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का ऐसा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया कि उस समय विश्व की जो सर्वोच्च सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति इंग्लैंड थी, उसको न केवल भारत को छोड़ना पड़ा, बल्कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में उपनिवेशवाद के पतन का रास्ता खुल जाता है। तो ऐसे नेतृत्व के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, महात्मा गांधी के बारे में। हमने टाइटल दिया है मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी। वस्तुतः अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनके व्यक्तित्व का विकास और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जो उनका अपना एक व्यक्तित्व स्थापित हुआ था, वो मूलतः दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी ने एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान खुद कहा था, भारत में, दिल्ली में, कि मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन मेरे व्यक्तित्व का निर्माण मूलतः साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो आइए हम लोग गांधी जी के जन्म से लेकर और उनके दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेदी औपनिवेशिक सरकार थी, उसके खिलाफ जो उन्होंने सफल संघर्ष किया, और जो भारतीय मूल के वहाँ पर लोग थे, उनके अधिकारों के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी, और कैसे वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह के उपकरण का विकास किया, और जिसके माध्यम से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी, और हमारे लिए एक नया रास्ता खोला था, संघर्ष का एक नया रास्ता खोला था। जो संघर्ष केवल कहा जाए नैतिक शक्ति पर आधारित था, पावर ऑफ सोल, आत्मा की शक्ति पर आधारित था, न किसी हथियार, न किसी गोला बारूद, न किसी अगर कहा जाए पाश्विक शक्ति, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी, आत्मशक्ति, जिसको उन्होंने सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखा, पहचाना, और उसको एक उपकरण के रूप में, एक कहा जाए कि अपने प्रतिद्वंदी को कहा जाए परास्त करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। सैद्धांतिक पक्ष जो उनके हैं, खास करके गांधी दर्शन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। बस यहाँ हम लोग देखते हैं कि जन्म से लेकर के महात्मा गांधी का एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या रहा दक्षिण अफ्रीका तक। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को आधुनिक गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, पिताजी का नाम था इनके करमचंद गांधी। करमचंद गांधी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। ये भी, इनको कबा गांधी के नाम से जाना जाता था, कबा गांधी भी इन्हें कहते थे। और ये 3 रियासतों के दीवान या कहा जाए चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। पोरबंदर, ये रियासतें हैं, पोरबंदर रियासत, ये सारी रियासतें हुआ करते थे ब्रिटिश पीरियड में। गुजरात में राजकोट, और अंतिम जहां इन्होंने सर्विस दी अपनी, वो थी वाकानेर। इन 3 रियासतों में ये दीवान या चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्विस दिए थे। दीवान, या इसको हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर, यानी जो शासक का प्रधान मंत्री के हैसियत से काम करता था, उस रूप में इन्होंने काम किया था, 3 रियासतों के दीवान के रूप में। माता का नाम पुतलीबाई। एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ महिला थी, जहां पिताजी अगर आप देखें तो सांसारिकता में काफ़ी ज़्यादा कहा जाए एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुके थे, एक अपना व्यक्तित्व विकसित कर चुके थे, एक प्रशासक के रूप में, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में। वहीं माता पुतलीबाई जो थी एक धर्मनिष्ठ
हिंदू महिला थीं जिनका धार्मिक कार्यों में मन ज़्यादा लगता था। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह हो जाता है। विवाह हो गया था, उस समय विवाह की उम्र अपेक्षाकृत कमी होती थी, 13 वर्ष। और लगभग इसी उम्र की कन्या थी उस समय। इनकी पत्नी जो बनी, नाम था कस्तूरबाई। कस्तूरबाई, जिनको हम लोग कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। कस्तूरबा गांधी एक धार्मिक महिला थी और पति के साथ पूरे निष्ठा के साथ अपने अंतिम क्षण तक लगी रहीं। हालांकि आप जानते हैं गांधी जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय था, लेकिन इन दोनों की वैवाहिक संबंधों में बहुत सारे तनाव के क्षण आए, लेकिन फिर भी मैरिज इंटैक्ट रहा। इनके 4 संतान हुए, 4 पुत्र थे इनके, गांधी जी और कस्तूरबा जी के। सबसे बड़े पुत्र थे हरिलाल, दूसरे पुत्र थे मनीलाल, तीसरे पुत्र थे रामदास और सबसे छोटे थे देवदास। जिस समय गांधी जी 18 वर्ष के थे उस समय हरिलाल का जन्म हुआ था, सबसे बड़े बेटे का जन्म हुआ था 1887 में। और इसके पश्चात गांधी जी चले जाते हैं अध्ययन करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। और 88 में वो इंग्लैंड गए। 1888 एडी में ये इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर इन्होंने 1889 से लेकर के 1891 के बीच में बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया था इनर टेम्पल नामक कॉलेज में। लॉ कॉलेज का नाम था इनर टेम्पल। और यहीं से इनको उपाधि मिली बार एट लॉ की, जिसको हम लोग LLB कहते हैं, बार एट लॉ। तो कहते हैं उस समय बैरिस्टर कहा जाता था लॉयर को। तो बार एट लॉ की उपाधि इन्होंने हासिल किया था इनर टेम्पल से, जो उस समय लंदन का एक महत्वपूर्ण कॉलेज था, इनर टेम्पल लंदन। तो लंदन यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था इनर टेम्पल, यहाँ से इन्हें बार एट लॉ की डिग्री मिलती है। गांधी जी अगर देखा जाए तो छात्र जीवन में कोई बड़े अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और बहुत ही भीरू थे, यानी डरपोक किस्म के आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे आगे कि कैसे इनके व्यक्तित्व का निखार आगे के समय में होता है। 1891 में जब इन्होंने बार एट लॉ की डिग्री हासिल कर ली तो लंदन हाई कोर्ट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। लंदन हाई कोर्ट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया LLB करने के बाद, वहाँ एक लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगा और ये वापस चले आते हैं। 1891 में भारत के लिए वापस आते हैं। जब वहाँ से वापस आए तो इन्होंने राजकोट और मुंबई, जिसको पहले बम्बई कहते थे, इन दोनों जगहों पर इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस करना चाहा, प्रयास किया उसका। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वकील का पेशा ऐसा होता है कि कोई अपराधी भी आकर के कहता है हमने ये अपराध किया है, आप हमें बचा लीजिए। और आप समझ सकते हैं गांधी जैसा व्यक्ति जो सत्य को इतना महत्व देता था, वो कैसे किसी व्यक्ति को जो उनसे खुद बोल रहा है कि मैं अपराधी हूँ, कैसे वो बचा सकते थे। दूसरी बात ये थी कि
इस तरह का व्यक्तित्व जो होता है वो शायद लॉयर के प्रैक्टिस के लिए बहुत उचित नहीं था, मतलब उस समय की स्थितियों में उचित नहीं दिखाई देता था। बाद में गांधी जी ने अपनी लॉयर की प्रैक्टिस अच्छी की अफ्रीका में, लेकिन उस समय एक दुविधा की द्वंद्व की स्थिति में थे। और ऐसी घटना घटती है एक बार कि मुंबई में एक केस के सिलसिले में जब जज के सामने ये प्रस्तुत होते हैं और क्रॉस एग्जामिन करना होता है जो दूसरे पक्ष का मुवक्किल है, तो उस समय गांधी जी इतने घबरा जाते हैं कि इनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है, ब्लैंक हो जाते हैं और अपना फीस जो उन्होंने लिया रखा था मुवक्किल से उसको वापस करके और ये वहाँ से कोर्ट रूम से बाहर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक लॉयर के रूप में गांधी जी का जो शुरुआती प्रयास था वो असफल रहा। फिर इसी दौरान 1892 में 1892 में दादा अब्दुल्ला जो इनके पारिवारिक मित्र हुआ करते थे, दादा अब्दुल्ला पारिवारिक मित्र और शुभ चिंतक भी थे। ये साउथ अफ्रीका में एक ट्रेडर थे, व्यापारी थे। इन्होंने अपने किसी रिलेटिव के जो उसके पास अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी उसके कुछ केसेस के सिलसिले में इनको ऑफ़र दिया साउथ अफ्रीका चलने के लिए कि आप साउथ अफ्रीका चलिए, हमारे पास हमारे रिलेटिव के यहाँ ज़रूरत है एक लॉयर की, तो आप वहाँ पर लीगल एडवाइस देंगे और उसके जो भी कानूनी जो केसेस उत्पन्न होते हैं उसको आप डील करेंगे। और तय हुआ कि इसके बदले गांधी जी को 105 पाउंड स्टर्लिंग, बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं थी, 105 पाउंड स्टर्लिंग एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए फ़ी के रूप में इन्हें मिलेगा। तो ये तय हुआ 105 पाउंड स्टर्लिंग पर गांधी एक साल लॉयर के रूप में, एक लीगल एडवाइज़र के रूप में असिस्ट करेंगे ट्रेडिंग कंपनी को। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और 1893 में इन्होंने साउथ अफ्रीका की अपनी यात्रा आरंभ किया। ये डरबन के लिए रवाना होते हैं 1893 में। डरबन जो कि नटाल प्रांत उस समय साउथ अफ्रीका का नटाल प्रोविंस हुआ करता था, वहाँ का एक शहर है डरबन। नटाल प्रोविंस के लिए रवाना होते हैं, मतलब डरबन के लिए जो नटाल प्रोविंस में स्थित है। और यहाँ ये एक जिस जहाज़ से गए उसका नाम था SS सफारी। SS सफारी नामक ये शिप थी जिससे इन्होंने अफ्रीका की यात्रा की, इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नाते मार्क किया जाए तो डरबन की यात्रा इन्होंने किया SS सफारी से 1893 में। अब डरबन से इनको फिर जाना था प्रिटोरिया जो ट्रांसवाल प्रांत का एक शहर है। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा गांधी जी को करनी थी और इनके जीवन में यहाँ एक ऐतिहासिक मोड़ आने वाला था, इंतजार कर रहा था एक ऐसी घटना। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं गांधी जी? डरबन से प्रिटोरिया के लिए इन्होंने ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। अब थोड़ा सा अगर हम पीछे मुड़ करके देखें उस समय की अफ्रीका की स्थिति क्या है। साउथ अफ्रीका का जो हिस्सा है, जैसा कि आप जानते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट दुनिया के सबसे पिछड़े कंटिनेंट्स में, उस समय तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। यूरोप के तमाम जो देश हैं औपनिवेशिक देश, उन्होंने पूरे अफ्रीका को बांट लिया था और वहाँ के जो भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोग थे उनको बलपूर्वक अपने अधीनस्थ बना लिया था और उनका ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इसके साथ ही साथ वहाँ के जो रंग में काले लोग होते हैं उनके साथ वर्णभेद या अपार्थीड का व्यवहार करते थे। अपार्थीड मतलब अपार्थीड या जिसको हम कहते हैं वर्ण भेद या रंग भेद कहते हैं, जिसमें ये पॉलिसी
जो है बड़ी ही डिस्क्रिमिनेटरी थी, जहाँ काले लोग गोरे लोग काले लोगों से अपने को श्रेष्ठ मानते थे और उनको तमाम जो मानवोचित अधिकार होने चाहिए, नागरिक अधिकार होने चाहिए, उन सबसे वंचित रखते थे। इवन आप ये समझें कि तमाम कॉलोनी जो थी उसमें 9 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक काले लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। गोरों की बस्तियां जो होती थी उसमें उन बस्तियों में वो लोग घर नहीं बना सकते थे, उनके लिए अलग बस्तियां होती थी। मुट्ठी भर अंग्रेज थे वहाँ पर, मेजॉरिटी जो थी वो काले लोगों की थी। उन लोगों को कोई मताधिकार नहीं था, शासन में भागीदारी नहीं थी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उनको एकदम वंचित करके रखा गया था अफ्रीका में, जो वहाँ के मूल निवासी थे। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन जाता है इंटीग्रल पार्ट के रूप में 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता को अपने अधीन कर लिया। तो भारत के लोग अब जो भी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन तमाम देश थे वहाँ जाने लगे, उनको ले जाए जाने लगे। खास करके यहाँ के लोगों को अफ्रीका में गन्ने की खेती करवाने के लिए कुलियों के रूप में, वहाँ पर जिनको कुली कहते थे, यहाँ के जो डेली वेजेज मजदूर हुआ करते थे उन्हें कुली कहते थे, उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता था। अभी आगे हम लोग इस संदर्भ में बात करेंगे। तो अफ्रीका में वर्ण भेद की नीति बड़ी खतरनाक नीति थी। 1858 के बाद बड़ी संख्या में भारतीय भी गए और 1900 के आसपास यहाँ जो भारतीय 1894-95 कह लीजिए कि इस समय जो भारतीयों की संख्या थी वो 50,000 से भी ज़्यादा थी, जिसमें अधिकांश जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में यहाँ से गए थे, जिनको परमिट लेबर या गिरमिटिया भी कहा जाता था। परमिटिया से गिरमिटिया, परमिट लेबर से परमिटिया हुआ, फिर अपभ्रंश होकर गिरमिटिया बन गया। तो ऐसे परमिट लेबर के रूप में बड़ी संख्या में इंडिया से लोगों को ले जाया गया अफ्रीका में, जहाज़ों में भर भर कर खेती में लगाया गया। गन्ने की खेती में विशेष करके जंगलों को साफ करके गन्ने की खेती शुरू की गई। वहाँ पर रेलवे लाइनें बिछ रही थी। भारत में रेलवे लाइन बिछाने में लोग एक्सपर्ट हो गए थे, तो यहाँ से जो लोग काम करना सीख लिए थे रेलवे लाइन बिछाने का, उनको ले जाया गया वहाँ पर अच्छे वेतन का उनको दे करके, ऑफर दे करके। और ये भी कहा गया कि 5 साल के लिए वहाँ जाएंगे, अगर वो चाहते हैं तो आगे वहाँ बस सकते हैं और उनको ज़मीन और मकान के लिए सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों का कहा जाए इमिग्रेशन वहाँ पर हुआ था। तो इस वजह से अगर देखें तो एक अच्छा खासा भारतीय समुदाय भी वहाँ पर उपस्थित था। 1890 के दशक में जब महात्मा जी वहाँ पर, गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ों की तुलना में हम लोग भी काले थे और यहाँ के लोगों के साथ भी हालांकि उतना भेदभाव नहीं था, लेकिन फिर भी तमाम अधिकारिताएं हमारे साथ भी, हमको भी प्रदान नहीं की गई थी। और वर्ण भेद का एक शिकार यहाँ के मूल निवासी भी हुए, जो अफ्रीका में जा कर के काम के लिए गए थे या वहाँ बस गए थे, परमिटिया लेबर जो थे। तो अब आते हैं, देखते हैं कि गांधी जी के साथ क्या हुआ। डरबन से इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया ट्रेन का और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाकर के बैठे। अपार्थीड में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट काले लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। काले उनको कहते थे जो अफ्रीका के मूल के लोग थे। यहाँ के लोगों को कुलीज कहा जाता था। ब्लैक्स एंड कुलीज आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो गांधी जी जाकर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे। अभी उनको इस बात का संज्ञान नहीं था कि इतना बुरा हाल यहाँ पर अफ्रीका में है, इतना कहा जाए गंभीर रूप ले चुका है अपार्थीड यहाँ पर। तो डरबन से आगे बढ़ते हैं और एक जगह है वहाँ पर पीटर मोरित्जबर्ग, थोड़ी ही दूरी पर। पीटर मोरित्जबर्ग, ये एक छोटा स्टेशन है। इसके पहले जब गांधी जी यहाँ से डरबन से इनकी ट्रेन खुलती है तो उस कंपार्टमेंट में बाद में कुछ गोरे इंटर करते हैं और उन्होंने जब देखा कि कोई काला व्यक्ति बैठा हुआ है, कुली बैठा हुआ है, तो उन्होंने बहुत उग्रता से ऑब्जेक्शन किया। कुछ
गंदे शब्द भी इस्तेमाल किए कि तुम यहाँ कैसे आ गए इस कंपार्टमेंट में। गांधी जी ने कहा, दिखाया, आप जानते हैं सैद्धांतिक व्यक्ति थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट निकाली और उन्होंने कहा आई हैव फर्स्ट क्लास टिकट सो आई एम हियर। जब उन्होंने ये कहा तो गोरे और भड़क गए। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी बार एट लॉ की डिग्री दिखाई कि मैं एक बैरिस्टर भी हूँ, आप हमसे तमीज़ से बात करिए। तो इतने पर गोरे और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और इनसे गाली गलौज करने लग जाते हैं। फिर सेंट मोरिसबर्ग का जब स्टेशन आता है, छोटा सा स्टेशन है नटाल में, तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस वाले ने इनको धक्का मारते हुए गांधी जी को बाहर कर दिया, जबकि उनके पास एक वैलिड टिकट भी था। गांधी जी का सामान फेंक दिया जाता है, इनको धक्का मारकर ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है। ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। एक कोई कमज़ोर व्यक्ति होता तो शायद रो लेता, एक कोई उग्र व्यक्ति होता तो शायद ट्रेन चलती तो ईंट पत्थर चला देता, ट्रेन पर कुछ गालियां दे लेता। लेकिन गांधी ने कुछ और ही सोचा। गांधी खुद लिखते हैं अफ्रीका के अपने संस्मरण के बारे में कि मैं उस समय इतना डरा हुआ था, इतना भयभीत था वहाँ पर कि कुछ वहाँ जो और गोरे लोग थे उनसे भी मैं डर रहा था। प्लेटफार्म पर ठंडी का समय था उस समय, गांधी जी के जो कपड़े थे इनके लगज में पैक थे और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि खोल करके उसमें गर्म कपड़े निकालें और पहन लें। काफ़ी देर तक वहाँ पड़े रहे। दूसरी ट्रेन आई और फिर ये बैठ करके उससे आगे की यात्रा करते हैं और प्रिटोरिया पहुँचते हैं। लेकिन इस दौरान गांधी जी ने एक बात सोचा। जो ये घटना हुई, गांधी जी रोए नहीं, गांधी जी उनको गालियां नहीं दिए, बल्कि गांधी जी ने कुछ दृढ़ निश्चय किया कि इतना बड़ा अत्याचार, इस अत्याचार से मैं लड़ूंगा। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि इसका मैं विरोध करूंगा, अंतिम दम तक विरोध करूंगा। आप अगर थोड़ा सा इतिहास में पीछे के रेफरेंसों को उठा करके देखें कि कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता, तो एक बड़ा कोइंसिडेंस आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एक बहुत महान लीडर, बहुत बड़े व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था। चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से आप सब भली भांति परिचित हैं। नंद वंश का राजा था धनानंद, बहुत ही घमंडी था। उसको अपने धन दौलत, अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। उसके साम्राज्य की सीमाएं बंगाल की खाड़ी से लेकर के और सिंध नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। इतने बड़े साम्राज्य का वो मालिक था, बहुत घमंडी था। इसी समय सिकंदर के आक्रमण की स्थितियां बनती हैं पश्चिमोत्तर प्रांत से, और उनके मंत्री हुआ करते थे उस समय चाणक्य विष्णुगुप्त। सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा को लेकर के द्वंद्व की स्थितियां बनती हैं और बड़े ही क्रूरता से, उग्रता से उसने अपमानित करते हुए धनानंद ने चाणक्य को दरबार से बाहर निकालने का काम किया। चाणक्य ने भी एक प्रण किया था कि मैं नंद वंश का पूरी तरीके से कहा जाए समूलोच्छेद कर डालूंगा, यानी जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और आपने देखा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और प्रेरक, मार्ग निर्देशक और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मार्गदर्शक, रणनीतिकार के रूप में उन्होंने न केवल एक महान साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आप देखेंगे भारत में एक महत्वपूर्ण नवीन शासन पद्धति लाया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में आप पढ़ें तो आपको बहुत डिटेल मिलेगा कि कितनी व्यवस्थित, शायद उतनी व्यवस्थित शासन प्रणाली पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। और उसमें ऐसे राज्य की स्थापना किया जिसमें लोक कल्याण का आदर्श भी निहित था। लेकिन आप देखेंगे दोनों व्यक्तित्व का अगर हम तुलना करके देखें, एक तरफ मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ मेकिंग ऑफ चाणक्य, तो आप देखेंगे एक क्रूर यथार्थवादी था। कहा जाए एकदम प्योरली वो रियलिज्म में विश्वास कर रहा था। एकदम यथार्थ, दुनिया यथार्थ से संचालित होती है। किसी तरीके की भावना, किसी तरह के आदर्श की बात करने के बजाय वो हमेशा यथार्थ को आगे रखता था। और जो दूसरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, इन्होंने आदर्श को अपना सबसे बड़ा प्रेरक, मोटिवेटर के रूप में लिया। तो दोनों के दो व्यक्तित्वों का निर्माण आप देखते हैं ऐसे ही अपमानजनक परिस्थितियों से निकलता है। यानी एक जो कहा जाए उनके जीवन की एक ऐसी घटना आती है जो बड़ी दुखद थी, बड़ी अपमानजनक थी, लेकिन उन्होंने उस घटना को
इस तरीके से लिया, अपने मन में उस क्रोध या क्षोभ को इस तरीके से रखा कि उन्होंने उससे जुड़े हुए तमाम अत्याचार का समापन किया, नंदवंश का उन्मूलन। यहाँ आप देखेंगे ब्रिटिश शासन का जो उन्मूलन शुरू होता है औपनिवेशिक शासन का, वो इंडिया से ही होता है। पहला राष्ट्र है भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने वाला। अमेरिका का छोड़ दीजिए, बहुत पहले और अलग परिस्थिति में हुआ था। वर्ल्ड वार के दौरान, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप देखेंगे तो पहला देश भारत है जो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाता है, और वो भी कैसे? महात्मा गांधी के निर्देशन में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रणनीति पर आगे चल करके। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर गांधी के जीवन की एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक कहा जाए बड़ा मोड़ गांधी के जीवन में आ जाता है, और गांधी यहाँ से निर्णय कर लेते हैं कि हमें अफ्रीका में संघर्ष करना है। लेकिन ये उत्पीड़न और ये जो घटना थी यहाँ तो ट्रेलर ही था, अभी आगे स्थिति और खराब होने वाली है। आगे की यात्रा वो करते हैं, चार्ल्स टाउन नामक एक शहर है, चार्ल्स टाउन से फिर ये आगे जाना था इन्हें जोहान्सबर्ग। गांधी जी को चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग की यात्रा करनी थी। यहां से इन्होंने एक कोच लिया, कोच गाड़ी उस समय चलती थी। कोच गाड़ी में ये बैठे महात्मा गांधी, हालांकि महात्मा गांधी नहीं, मिस्टर MK गांधी हैं। इस कोच का जो कह लीजिए कंडक्टर था, उसने इनको जो मेन कंपार्टमेंट था उसके अंदर नहीं बैठने दिया, बल्कि ड्राइवर के बगल वहीं एक बॉक्स था उस पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि ये काले थे, यानी अभी पीछे एक अपमान मिला था। टिकट पूरे का लिया हुआ इन्होंने, लेकिन इनको बैठाया कहाँ जा रहा? ड्राइवर के बगल एक बॉक्स रखा हुआ, उस पर बैठाया जा रहा। चूँकि बेल सूटेड बूटेड थे, इस नाते थोड़ा सा इनको तवज्जो मिला था अभी तक। फिर क्या होता, थोड़ी देर बाद जब कोच आगे बढ़ती है तो कंडक्टर बोलता है कि यहाँ से तुम उतरो, और नीचे उसने जो स्टेयर पावदान होते हैं वहाँ पर उसने एक गंदा सा कपड़ा फैलाया और गांधी से बोला तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठकर सिगरेट स्मोक करूँगा। गांधी जी ने ऑब्जेक्शन किया कि तुम ये कैसा व्यवहार कर रहे हो, तो उसने गांधी जी पर घूंसों का प्रहार शुरू कर दिया। हालांकि अंदर बैठे हुए कुछ गोरों ने उसे रोका, लेकिन गांधी जी अच्छा पिट चुके थे। अब आप समझ सकते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बैरिस्टर है, बार एट लॉ है, और गांधी जी उस समय फैशनेबल भी थे, सूटेड बूटेड रहते थे कायदे से, एक अच्छा पहनावा था उनका, क्योंकि लंदन में रह चुके थे, तो आप समझ सकते हैं। और उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी अच्छा है। आप जानते हैं पिताजी 3 रियासतों के दीवान या चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो गांधी जी की जो पालन पोषण हुआ था वो एक अच्छे पृष्ठभूमि में हुआ था। तो गांधी उस तरीके से एक व्यक्तित्व बना करके रहते थे। मतलब ऐसा भी नहीं था कि गांधी बहुत मैले कुचैले या ऐसे दिख रहे थे जैसे आम अफ्रीकी दिखता है, या जो इंडिया से लेबर क्लास के लोग जाते हैं वैसे नहीं, एक विशिष्ट दिख रहे थे, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपार्थीट कहाँ पहुँचा दे रहा है। तो इतना बदतर हाल था गांधी जी के साथ। जो ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके अलावा भी घटना घटित होती है। जोहान्सबर्ग में गांधी पहुँचते हैं। अब आप हालत देखें, 9 बजे रात के बाद एंट्री नहीं थी। इसके लिए मजिस्ट्रेट से पास बनवाना होता था अगर आपका कोई काम पड़ता है गोरी बस्तियों में, तो जहां आपको रात में रुकने की ज़रूरत पड़ सकती है या लेट हो सकता है। स्पेशली परमिट काले लोगों को बनवाना पड़ता था, कुलीज को बनवाना पड़ता था। ब्लैक्स वहाँ वाले थे, अफ्रीका वाले। कुलीज जो हमारे देश के लोग गए थे उनको टाइटल मिला हुआ था, और इन दोनों को लगभग सेम तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो गांधी जी जोहान्सबर्ग में एक बार किसी काम से लेट हो जाते हैं, और जिनके घर थे वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर पुलिस वाले ने जैसे देखा एक काला आदमी आ रहा 9 बजे के बाद, इनको पीटना शुरू किया। और इन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया कि मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट है हमारे पास, हम रात में इस एरिया में आ सकते हैं, रुक भी सकते हैं, लेकिन वो एक न माना। कोई राह चलता कोई गोरा व्यक्ति था जो थोड़ा जेंटलमैन था, उसने पुलिस वाले को रोका कि तुम ऐसा मत करो, जब इनके पास परमिट है तो इनके साथ फिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी जगह जगह प्रताड़ित हुए थे, और इस प्रताड़ना को, इस अपमान को इन्होंने केवल अपने तौर पर नहीं लिया,
अपने को असहाय नहीं महसूस किया, अपने को बेचारा नहीं महसूस हुआ, बल्कि गांधी का रिजॉल्व और बढ़ता गया। गांधी जी का जो दृढ़ निश्चय था और ज्यादा मजबूत होता गया, और उन्होंने जितना अत्याचार हुआ उतना ही अपने मन को समझाया कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो जो तमाम और हमारे देशवासी हैं उनके हालात क्या होंगे, और मैं इस अन्याय और अत्याचार को सहूँगा नहीं। आप जानते हैं सत्याग्रह का एक मुख्य सिद्धांत था कि अत्याचारी तभी तक अत्याचार कर पाएगा जब अत्याचार का आप प्रतिरोध नहीं करते हैं, अत्याचार को आप सह लेते हैं। तो गांधी जी ने एक रिजॉल्व यहाँ से लिया, मतलब गांधी जी ने एक ठान लिया एक बात कि हम अत्याचार ना तो बर्दाश्त करेंगे और ना आगे अत्याचार अपने जैसे लोगों पर होने देंगे, हम इसके विरुद्ध लड़ेंगे। अगर हमारे पास फिजिकल पावर नहीं है तो ईश्वर ने हमारे पास एक बड़ी ताकत दी है, और वो क्या है? पावर ऑफ सोल या फोर्स ऑफ सोल, जिसको आत्मबल या हम कह लें आत्मा का बल है हमारे पास। और इन्होंने ये मान लिया था, ये पहले से कन्विंस थे, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। धर्म ग्रंथों से इन्होंने प्रेरणा पाई थी, खास करके गीता से, कि आत्मबल बहुत बड़ा बल होता है, और बड़ी से बड़ी जो क्रूर शक्तियाँ होती हैं, जो एनिमल पावर होता है, उसको डिफीट किया जा सकता है। तो गांधी का रिजॉल्व और मजबूत होता गया। अब आगे गांधी जी अपने कामकाज में लग जाते हैं। जिस लीगल प्रैक्टिस के लिए गए थे, आप जानते हैं 1 साल के लिए लीगल असिस्टेंट का काउंसिल का काम इनको मिला था। 1 साल पूरा हो जाता है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि महात्मा गांधी, यानी गांधी जी अभी महात्मा जी नहीं हैं, उस समय जब 1 साल पूरा हो गया तो इनके साथियों ने और इंडिया के जो इंडियन कहा जाए ओरिजिन के लोग थे वहाँ, गांधी जी को उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी दिया। गांधी ने तब तक वहाँ एक अच्छी अपनी इमेज बना ली थी, तो फेयरवेल पार्टी दिया गांधी जी को। और वो पार्टी जब चल रही थी तो कई सारे लोग इस बात को लेकर के निराश थे कि गांधी जैसा आदमी था तो हमारे बीच हमें एक संबल था, और ये चले जाएंगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। ये 1894 की बात है, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके। 1 ही साल का काम मिला था इन्हें। तो 1894 में जब फेयरवेल पार्टी चल रही थी गांधी की, उसी दौरान कोई पेपर लेकर के आता है, जो वहाँ का एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर था, नाटाल मरकरी। ये न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर में एक महत्वपूर्ण खबर छपी हुई थी, जिसके तरफ जो भारतीय मूल का व्यक्ति था, इस फेयरवेल पार्टी में शामिल हुआ था, उसने गांधी की ओर दिखाया उस आर्टिकल को, जो न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और गांधी जी से अनुरोध करता है कि आप इस लड़ाई को लड़िए। एक्चुअली इसमें क्या था, एक फ्रेंचाइज अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा थी, गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस की थी। फ्रेंचाइज अमेंडमेंट बिल। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। अभी हमने बताया कि अफ्रीका में गोरों का शासन था, बस गिने चुने लोग, एक बहुत ही छोटा परसेंटेज था काले लोगों का, जो वहाँ पर ट्रेडर या बड़े लैंड होल्डर थे, एक बड़ी इकोनॉमिक हैसियत रखने वाले लोग थे, उनको कुछ वोटिंग राइट, कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिला हुआ था। ये जो फ्रेंचाइज अमेंडमेंट बिल आया, इसमें उनके भी अधिकारों में कटौती होनी थी, यानी अब इसको और टफ किया जा रहा था मताधिकार का अधिकार, कि उनको दिया जाएगा, मतलब उसकी शर्तें और बढ़ाई जा रही थी, जिससे तमाम जो भारतीय मूल के लोग थे उनका मताधिकार छिन जाता। यानी अब आप देखिए वही अपार्थाइड की पॉलिसी, गोरे मुट्ठी भर गोरे थे, 17% के आसपास, और उन्होंने सत्ता अपने हाथ में रखा था। सारे राजनीतिक प्रशासनिक पद उन्हीं के पास थे, और जो वहाँ के लोकल लोग थे, चाहे वो अफ्रीकी मूल के लोग हों चाहे अप्रवासी हों, उनको कोई अधिकार नहीं था, शासन सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। तो जो 1894 का ये जो बिल आया,
इस बिल के बारे में चर्चा किया किसी ने इस पार्टी में, और गांधी जी से ये कहा कि ये इंडियंस को डिसफ्रेंचाइज करने के लिए, टू डिसफ्रेंचाइज इंडियंस, ये लाया जा रहा है। यानी भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने के लिए ये लाया जा रहा है। गांधी जी को लगा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये संघर्ष आगे कौन बढ़ाएगा। गांधी जी जो उनके मित्र थे उनकी बात मान लेते हैं, और गांधी जी ने वहीं अफ्रीका में रुकने का निर्णय लिया कि मैं इस बिल के खिलाफ लड़ूंगा, आंदोलन चलाऊंगा, और इस उद्देश्य से वहाँ रुक जाते हैं। और आप जानते हैं कि आगे वो रुकना 20 साल के लिए हो गया, क्योंकि 1894 में गांधी लौट रहे थे, रुक गए वहाँ। अब 1914 में वहाँ से वापस होंगे, यानी आगे उनके जीवन का 20 साल और कहाँ बीतेगा, साउथ अफ्रीका में। तो इन्होंने इसके पश्चात जो है अब ये सोचा कि भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। जब ये बिल लाया गया तो उन्होंने एक चीज़ महसूस किया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं अफ्रीका में, वो लोग संगठित नहीं हैं, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उनका कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो इकट्ठे होकर के एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में काम कर पाएँ। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो गांधी जी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इसी उद्देश्य से कर डाली, नाटाल इंडियन कांग्रेस। ये अफ्रीका में जो अप्रवासियों का पहला राजनीतिक संगठन था, ये स्थापित हुआ था 22 अगस्त 1894 को नटाल में। ठीक है, तो इन्होंने स्थापित किया था नटाल इंडियन कांग्रेस, जिसका उद्देश्य था अपार्थीड से लड़ना, भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। और ये पहला राजनीतिक संगठन है आप्रवासियों का जो अफ्रीका में रह रहे हैं। हमने बताया 50,000 के आसपास यहाँ पर भारतीय मूल के लोग रह रहे थे। अब इसके पश्चात अगर देखा जाए तो गांधी जी एक बार फिर वापस आते हैं। अभी तो अकेले गए हुए थे, अब चूंकि लंबे दौर के लिए सेटलमेंट के बारे में वहाँ सोच लिया था अफ्रीका में, इस नाते गांधी जी ने ये सोचा कि परिवार भी ले आते हैं साथ में। और जब गांधी जी यहाँ आए तो उन्होंने ये 1896 में गांधी जी वापस लौटते हैं इंडिया और 97 तक रहते हैं। तो 1896-97 ये भारत प्रवास किया इन्होंने। तो गांधी जी का भारत प्रवास हुआ बीच में 1896-97 में। लेकिन ये भारत प्रवास के दौरान भारत के तमाम नेताओं से मिले और समाचार पत्रों में लेख भी लिखा, इंटरव्यू भी छपवाया। और उद्देश्य ये था कि अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है भारतीय मूल के लोगों के साथ, उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, वहाँ की सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए भारत सरकार, भारत के जो मध्य वर्ग के जागरूक लोग हैं, उन लोगों से एक दबाव बनवाना भी था। तो गांधी जी जब 1897 में वापस लौटे तो ये अपने साथ, तो एक उद्देश्य इनका भारत प्रवास का ये भी रहा कि समर्थन जुटाना। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों से यही इनका अच्छा इंटरेक्शन हुआ और गोखले इसके बाद लगातार गांधी के साथ जुड़े रहते हैं, अफ्रीकी मामलों में विशेष करके। इनके बीच पत्राचार भी चलता रहा। 1897 में जब वापस लौट रहे थे तो ये अपने साथ 800 भारतीयों को भी ले गए। 800 भारतीयों को अपने साथ ले गए अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और जब गांधी जी पहुंचने वाले थे अफ्रीका तो इसी बीच गोरों ने वहाँ अफवाहें फैलाई कि गांधी अपने साथ आदमी लेकर के आ रहा है इंडिया से और यहाँ वो लोग हमसे लड़ेंगे। और परिणाम ये होता है कि एक भीड़ आकर के उपस्थित होती है और बंदरगाह पर ही गांधी को उन्होंने खींचा और गांधी के साथ कहा जाए दुर्व्यवहार किया, मार पिटाई भी किया इनके, गांधी और इनके साथियों के साथ में।
गांधी जी ने जो ये सारी चीज़ें चल रही थी, जब इंडिया में ये प्रवास कर रहे थे, तो ग्रीन पैम्फलेट नाम से जो ये सब अत्याचार चल रहा था इंडियंस पर, इनके संदर्भ में भारतीयों को अवगत कराने के लिए ग्रीन पैम्फलेट, पैम्फलेट का मतलब होता है पर्चा, ग्रीन पैम्फलेट का प्रकाशन किया। तो गांधी जी ने क्या छपवाया? ग्रीन पैम्फलेट। ग्रीन पैम्फलेट एक पर्चा है जिसमें साउथ अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, भेदभाव हो रहा है, उनका डिटेल उन्होंने वर्णन दिया था कि कैसे उनको कोई अधिकारिता नहीं है, जो एक राइट नेचुरली मिलनी चाहिए मनुष्य होने के नाते वो नहीं है, और तमाम अधिकारों पर उनके किस प्रकार प्रहार या हमला किया जा रहा है, तो उनको जो जायज़ अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने ग्रीन पैम्फलेट निकालने का काम किया। गांधी जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था कि अगर आप अधिकार चाहते हो तो पहले कर्तव्य करो। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत गांधी जी ने प्रतिपादित किया, और आप आगे जब पढ़ेंगे इनके हिंद स्वराज के बारे में तो उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, बल दिया है कि अधिकार चाहते हो तो पहले कर्तव्य करो। 1899 में अफ्रीका में, चूँकि आप जानते हैं औपनिवेशिक सरकार है, इंग्लैंड से जा कर के इन लोगों ने वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो बोअर नामक किसानों का एक समुदाय था जो बड़े ही, कहा जाए, बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक या भूमिपति हुआ करते थे, बोअर कहते थे उन्हें। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह कर दिया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। जो वहाँ पर प्रिटोरिया की सरकार थी, गोरी सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया, और जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, फिर युद्ध हो जाता है। तो ये 1899 में हुआ बोअर वार, जिसको एंग्लो बोअर वार भी कहते हैं। इस युद्ध में बोअर वार या एंग्लो बोअर वार जो युद्ध हुआ, बोअर किसानों यानी बड़े जो भूमिपति थे और अंग्रेज़ों के बीच में, जो अंग्रेज शासक थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, इनके बीच में युद्ध होता है। जब युद्ध शुरू हुआ तो गांधी जी ने इसको एक मौके के रूप में देखा। गांधी जी को अभी तक बहुत सारे अंग्रेज इस रूप में देख रहे थे कि ये गोरों का विरोधी है, औपनिवेशिक शासन का विरोधी है, ये ब्रिटिश शासन का दुश्मन है। इस रूप में वो लोग विजुलाइज करते थे गांधी जी के व्यक्तित्व को। तो गांधी जी ने देखा कि एक मौका है भारतीयों को, चूँकि ब्रिटिश सरकार उस समय जो साउथ अफ्रीका की सरकार है वो बोअर लोगों से लड़ रही है। हालांकि बोअर लोगों से उनकी सहानुभूति थी, क्योंकि इन्होंने पहले बस्तियाँ बसाई थी, बड़े बड़े जंगल साफ करके खेती लायक ज़मीन बनाया था, तो इनका अधिकार इनसे ज़्यादा बनता था, और ये अगर आज़ादी चाह रहे हैं तो ये दमन कर रहे हैं। तो इस तरीके से गांधी जी की सिंपैथी बोअर लोगों के साथ थी, क्योंकि इनका हक ज़्यादा जायज़ था, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए थी, ये गांधी जी ऐसा समझ रहे थे। लेकिन स्वयं किसके प्रजा थे? प्रिटोरिया सरकार की प्रजा थे। तो इन्होंने कहा हमारी सरकार इस समय संकट में है, युद्ध चल रहा है, तो हमें अपनी सरकार का मदद करना चाहिए, क्योंकि जब देश सुरक्षित है तभी हमारे अधिकार भी सुरक्षित हैं, और अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें कर्तव्य भी जब देश की ज़रूरत पड़ती है तो हमें निभाना चाहिए। तो इन्होंने इस कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर के एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, मतलब एक समूह बनाया जिसमें एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे इंडियंस, और इसके लिए 1100 इंडियंस की भर्ती किया इन्होंने। 1100 इंडियंस की भर्ती किया गया इसमें, और उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो लोग एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। उद्देश्य ये था कि हम जिस देश में हैं, जिस शासन से हम इतने अधिकारों की उम्मीद करते हैं, तो वो अगर युद्ध के संकट में परेशानी में है तो उन्हें हमें मदद करना चाहिए। तो इन्होंने इस उद्देश्य से इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स स्थापित किया था।
इसके पश्चात गांधी जी 1901 में फिर एक बार आते हैं। 1901 में भारत आए और इन्होंने उस समय कोलकाता अधिवेशन चल रहा था, जो पहले कलकत्ता कहलाता था। कोलकाता के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। तो ये महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें 1901 में गांधी जी आते हैं और कोलकाता के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। इसके बाद इन्होंने चूँकि पीछे आपने देख लिया नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, लेकिन भारतीयों के बीच में एक जनमत तैयार करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, जो गड़बड़ हो रहा है वहाँ पर, जो अपार्थाइड की पॉलिसी अपना रही सरकार, उसके खिलाफ एक जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए एक किसी कम्युनिकेशन के जरिया की ज़रूरत थी। तो इसलिए इन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन इस नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। आप जानते हैं मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विचार निर्माण और लोगों को आंदोलित करने में या एक जगह लाने में। तो गांधी जी ने इसका इस्तेमाल किया भारतीयों को जागृत करने के लिए, और ब्रिटिश शासन की जो वहाँ औपनिवेशिक शासन था ब्रिटिश, वहाँ पर उनकी नीतियों की आलोचना करने के लिए इन्होंने ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसके बाद में अगर आप देखें तो गांधी जी के विचारों पर एक महत्वपूर्ण बुक का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं जॉन रस्किन। जॉन रस्किन, इन्होंने एक बुक लिखी थी अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट, तो जॉन रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट। इसी से इंस्पायर होकर के गांधी जी ने, इसी से प्रेरित होकर के ये गांधी के जो विचार हैं तमाम, चाहे वो अहिंसात्मक आंदोलन वाले या आप देखें एक कम्युनिटी लिविंग की विचारधारा पर, गांधी जी सभी की समानता पर, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। इन सिद्धांतों का डिटेल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस हम इतना बताना चाहेंगे कि गांधी का ये कहना था कि जो भारत के कहा जाए आध्यात्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें जो कहा गया है कि अपरिग्रह की भावना से हमें जीना चाहिए। मतलब उतनी ही चीज़ें हम अपने पास रखें जितने की हमको नितांत आवश्यकता है, उससे अधिक की चीज़ें समाज में हमें बांट देनी चाहिए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कम्युनल लिविंग का सिद्धांत है, यानी साम्यपूर्ण जीवन, सब लोग सुखी रहे, सब बांट करके, मिल बांट करके प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का अधिकार हो, कोई धनी हो कोई गरीब वाली बात ना रहे, सबको अपनी आवश्यकता की चीज़ें मिल सकें। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा उपभोग कर ले तो निश्चित रूप से दूसरा वंचित हो जाएगा। गांधी जी इस सिद्धांत का विरोध करते थे और इस सिद्धांत पर बल देते थे कि सब लोग मिलजुल करके रहें, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो या जो उत्पादन है उनका आपस में बराबर बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि सभी की नीड सेटिस्फाई हो जाए। और गांधी जी कहा करते थे कि ये धरती सभी लोगों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पैदा करती है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, बांट चोट कर खाना चाहिए, ग्रीड नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है और लालच ही कई प्रकार के अंतराल और कई प्रकार के दुर्गुण पैदा करती है। तो ये जो विचार थे गांधी जी के, बहुत ज़्यादा अनटू दिस लास्ट जो ग्रंथ था उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस की गई थी, उससे प्रेरित था और इसी से प्रभावित होकर के गांधी जी ने 1904 में
फीनिक्स सेटलमेंट, फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किया। ये डरबन में था। फीनिक्स सेटलमेंट कहाँ पर? डरबन शहर के पास, डरबन सिटी। ठीक है, यहाँ कम्युनिटी लिविंग पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? कम्युनिटी लिविंग पर बल दिया गया, यानी लोग साथ साथ मिल करके रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपना विकसित किया, जिसको कहते हैं सत्याग्रह का सिद्धांत। ठीक है, तो अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिद्धांत का विकास कहाँ हुआ? यहीं हुआ, और यहीं पर सत्याग्रहियों का प्रशिक्षण भी होता था। तो सत्याग्रह का जो बर्थ प्लेस ऑफ आइडियाज ऑफ सत्याग्रह, यानी नॉन वायलेंस का जो उनका टूल था, वो कहाँ विकसित हुआ? यहीं पर फीनिक्स सेटलमेंट में विकसित हुआ। तो इसी नाते इसको कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ आइडियाज ऑफ सत्याग्रह। फीनिक्स सेटलमेंट को कहा जाता है। इसके पश्चात अगर आप देखें तो अब यहाँ पर सत्याग्रह की तैयारी शुरू हो गई थी। सत्याग्रह है क्या चीज? सत्याग्रह अगर देखा जाए तो दो दर्शन से बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। गांधी जी हिंदू और जैन धर्म दोनों से बहुत प्रभावित थे। आप जानते होंगे गुजरात में जैनिज्म ठीक ठाक स्थिति में दिखाई देता है, और वहाँ का खास करके जो व्यापारी समुदाय है वो ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म के निकट पाता है अपने संस्कारों में। तो गांधी जी पर दोनों का बड़ा असर पड़ा था। एक वैष्णव हिंदू धर्म है, और दूसरा जैनिज्म। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अहिंसा पर बल देता है वो है जैन धर्म। जैन धर्म कहता है मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, मतलब किसी के बारे में बुरा सोचो भी नहीं, ये हो गया मन से। किसी का अहित, किसी के बारे में कुछ बुरा मन से सोचना भी हिंसा है, जैनिज्म कहता है। मन में अगर आपको कोई कुप्रवृत्ति या विचार आ गया तो हिंसा हो गया। मनसा वाचा, वाचा मतलब वाणी से। किसी को आपने कटु शब्द बोल दिया, कुछ भला बुरा कह दिया, तो भी हिंसा हुई, क्योंकि आत्मा को दुख पहुंचाता है, वो हृदय में दुख पहुंचता, पीड़ा होती है। तो वाचा मतलब वाणी से भी किसी की हिंसा मत करो। मतलब किसी की हिंसा का मतलब यही नहीं होता केवल जान मार देना। हिंसा का मतलब होता कष्ट पहुंचाना, और वो कष्ट दोनों हो सकता है, शारीरिक हो सकता है और आत्मिक हो सकता है। यानी दोनों प्रकार से कष्ट ना पहुंचाना, ना मन से, ना वाणी से, और ना ही कर्मणा या कर्म से, एक्टिविटीज से। यानी कुछ आप कर्म कर दें, किसी को हिट कर दें, मार दें, किसी की हत्या कर दें, तो इतना व्यापक आप जब जैनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किसी धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है वो जैनिज्म ही है। तो गांधी जी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और अहिंसा का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इनका जैनिज्म का ही कहा जाए एक परिष्कृत रूप यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा, इन्होंने भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ग्रहण की थी, और इन दोनों को लेकर के सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह से बना हुआ है। यानी जो हमारा प्रतिपक्ष है, अपोनेंट है, वो सत्य स्वीकार कर ले, इसके लिए हम उसके विनम्र रूप से उसे हम क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। यही सत्याग्रह है। यानी उसमें हमें, लेकिन ये अनुनय विनय नहीं है, बल्कि क्या है? अपने पक्ष की नैतिकता को सामने रखना, मॉरली उस चीज़ को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि उस व्यक्ति पर एक नैतिक प्रभाव पैदा हो, मॉरल इफेक्ट पैदा हो, और उसकी आत्मा का रूपांतरण हो जाए, और वो आपके सत्य को स्वीकार कर ले। इसके लिए उसको कन्विंस करवा लेना, ये सत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू है। तो सत्य का आग्रह करना कि अपने अपोनेंट से सत्य बात मनवा लेना, जायज़ चीज़ मनवा लेना, दबाव से नहीं, फोर्स करके नहीं, बल्कि आत्मा के बल का प्रभाव डाल करके। जैसे आप देखते हैं कि किसी के अन्याय को ना स्वीकार करना, सविनय अवज्ञा करना। अब एक घटना शेयर करते हैं। उस समय के अगर देखा जाए जो 19th सेंचुरी का जो समय है, या अभी हाल में भी आप देखेंगे बहुत सारे ग्रामीण अंचलों में तो अभी भी चलता है कि लोग पगड़ी पहनते हैं।
तो उसमें कुछ ज़्यादा ही चलन था, खुला सर नहीं रखते थे लोग, टोपी या पगड़ी पहना करते थे। तो गांधी जी कोर्ट में प्रविष्ट होते हैं डरबन के, और उसमें वो पगड़ी वेयर किए होते हैं, टर्बन। और जैसे वो इंटर करते हैं, जब जज आता है तो इनको बोलता है कि आप लॉयर हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि आपको पगड़ी पहन करके नहीं आना चाहिए, और अगर आपको यहाँ पर उपस्थिति अपनी करनी है तो आप पगड़ी उतार करके आइए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे पहनावे का इंटीग्रल पार्ट है। गुजरात और राजस्थान में आप देखते होंगे पगड़ी ज़्यादा ही चलती है। तो उन्होंने इस चीज़ से, इस तरीके से उसको, जज को उन्होंने समझाने की कोशिश की, और जब जज नहीं माना, फिर भी रिजिड रहा, तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं क्विट कर रहा हूँ। और इन्होंने अपनी जो पेशी थी वो नहीं दी वहाँ से कोर्ट रूम से बाहर निकल आते हैं। तो गांधी ने ये भी कहा था कि अगर आप किसी आतताई के असत्य को स्वीकार कर लेते हैं, उसके उत्पीड़न को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप बड़े अपराधी हो गए। इस नाते इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें सविनय अवज्ञा भी आता है, जैसे कि कोई आदेश या कोई कानून इस तरीके का, जैसे यही बात रही, तो इसका सविनय अवज्ञा करना मतलब विनम्रता पूर्वक उसे ना मानना। ये तमाम पहलू इसमें शामिल हैं सत्याग्रह में। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह के टूल का डेवलपमेंट किया था वो फेनिक्स सेटलमेंट में ही किया था। सेटलमेंट मतलब बस्ती, यहाँ पर ये कई सारे परिवारों के साथ एक उसमें रहते थे। और एक इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा, जो गांधी जी के व्यक्तित्व के एक पहलू को उजागर करेगा। कई लोग कहते हैं कि सवर्ण समाज से गांधी जी थे और इस नाते ये समझ नहीं पाते थे उन तमाम चीज़ों को। गांधी जी का जो छुआछूत, जो हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या थी, उसके बारे में एक रचनात्मक सोच थी। गांधी जी का कहना ये था कि जो खास करके सबसे निचले तबके के लोग हैं, जिनको सफाई वगैरह में की जिम्मेदारी दी गई, जो हमारे यहाँ कर्म विभाजन की व्यवस्था रही, और वो फिर सदियों से वही काम करते रहे, और इस नाते लोग उनको धीरे धीरे अछूत मानने लगे। अगर उस सफाई का काम हम अपनी सफाई खुद करने लग जाएं, तो जो सफाई कर्मी है, फिर सफाई कर्मी जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। समाज में एक वर्ग सफाई कर्मियों का नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब सब लोग वो काम करेंगे, यानी सफाई का काम सब लोग करेंगे, समाज के हर व्यक्ति करेंगे, तो जो सफाई कर्मी है वो गंदा साफ करता है, इस नाते लोगों के मन में छुआछूत का भाव पैदा होता हुआ अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी रचनात्मक दृष्टिकोण था अस्पृश्यता के संबंध में गांधी जी का। और यहाँ पर एक घटना में देखने को मिलता है, जब इस कम्युनिटी वाले सेटलमेंट में जब कस्तूरबा रहने जाती हैं, कस्तूरबा गांधी, आप जानते हैं एक अच्छे परिवार से कस्तूरबा गांधी थी। जब कस्तूरबा वहाँ पहुँचती हैं, चूँकि गांधी जी ने वहाँ नियम बना रखा था कि जो कम्युनिटी टॉयलेट है, वॉशरूम है, उसकी सफाई बारी बारी से हर एक मेंबर करेगा जो फेनिक्स सेटलमेंट में रहता है। बारी बारी से हर आदमी की बारी आती थी और वो सफाई करता था। उस दिन ये होता था कि हर आदमी का डेट निश्चित था कि कब उसकी सफाई की ड्यूटी लगेगी, उस दिन वही साफ सफाई करेगा उसका। गांधी स्वयं भी किए। एक दिन बारी आती है कस्तूरबा की कि कल कस्तूरबा को मॉर्निंग में ये सब काम करना पड़ेगा, कम्युनिटी जो बाथरूम है उसको साफ़ करना पड़ेगा, टॉयलेट को। तो कस्तूरबा बहुत तनाव में आ जाती हैं। घर में तो नौकर चाकर लगे हुए थे, आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ क्या स्थिति थी उस समय। स्वीपर कम्युनिटी के लोग साफ़ किया करते थे बाथरूम। कस्तूरबा बहुत टेंशन में आती हैं, महात्मा जी से कहती हैं, गांधी जी से कहती हैं कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तमाम लोगों का मैं कचरा गंदा साफ़ करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं ये नहीं करूंगी। आपने कैसा नियम बना रखा है, मैं ऐसे परिवार से आई, मुझे आप ब्याह करके ले आए। इन्होंने आचरण कहना भी शुरू कर दिया, जैसा महिलाएं कहती हैं कि मुझे यही दिन देखना बदा था, मेरे पिता यही सोचकर शादी किए थे आपसे। गांधी जी टस से मस नहीं हुए, बोले सिद्धांत सभी के लिए बराबर है कस्तूरबा, और किसी के साथ कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा और मैं इससे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, चाहे आप हों चाहे कोई और हो। तो कस्तूरबा ने कहा ठीक है, अपना सामान मैं पैक करती हूँ, मुझे कल आप घर छोड़ आओ, हम लोग वहीं रहेंगे, आपके साथ हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि मैं कम्युनिटी टॉयलेट की सफाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जीवन में ये काम नहीं किया था और ये काम जिसको करना है उसको करना चाहिए, मुझे आप क्यों लगा रहे हो, मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। अंत में गांधी जी नहीं माने, सामान पैक किया उन्होंने, और जब उन्हें लगा कि गांधी जी उनको छोड़ने जा सकते हैं लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते हैं, तो कस्तूरबा को लगा शायद ये पहली बार ऐसा था उनके जीवन में जहां वो
गांधी जी के सामने उनके सिद्धांत जो थे उनके सामने आत्मसमर्पण करती हैं। और ये समर्पण ऐसा नहीं था कि किसी द्वेष या किसी कहा जाए कि दबाव में आया था, बल्कि उन्होंने मान लिया धीरे धीरे इस चीज़ को। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कस्तूरबा संघर्षों में हमेशा उनके साथ रहीं। तो कस्तूरबा का भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुआ। तो फीनिक्स सेटलमेंट में घटना घटित हुई थी। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो सत्याग्रह का जो उपकरण विकसित हुआ वो यहीं पर होता है। अब इसके परीक्षण की बारी थी। आप जानते हैं कोई उपकरण, हम कोई मिसाइल, कोई गन जब हम विकसित करते हैं तो उसका टेस्ट करते हैं, ग्राउंड में रियलिटीज पता चलती हैं कि कितना सफल है ये उपकरण। तो सत्याग्रह का भी परीक्षण करना जरूरी था। इसी दौरान एक घटना घटित होती है 1906 में। एक ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस, ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस, जिसको और कई नामों से जानते थे, जिसको कहते थे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये कानून 1906 में 1906 में ये आया। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ही बड़ा ही उत्पीड़नकारी कानून था। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि जो भारतीय 5 साल के लिए, मैंने पीछे बताया था, रेफरेंस दिया था कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जाते थे वहाँ गन्ने के खेतों में काम करने के लिए, जंगल साफ सफाई के लिए, रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, कुलियों के रूप में काम करने के लिए वहाँ पर बागानों वगैरह में। 5 साल के बाद या तो ये वापस हो जाएं, अगर गवर्नमेंट उनको परमिट देती सेटलमेंट की तभी वो रुक सकते थे। पहले कुछ लोगों को मिला, बाद में परमिट देना बंद हो गया। तो ये व्यवस्था किया गया कि जो भी भारतीय मूल के लोग हैं वो अपनी 10 उंगलियों के छाप वाले, एक पेपर पर 10 उंगलियों का छाप होता था, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं थे। 10 उंगलियों की छाप वाला एक पेपर उनको रखना होता था, जो मजिस्ट्रेट द्वारा, कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड होता था। उस पेपर को हमेशा अपने पास रखना होता था। अब आप समझ सकते हैं उस समय तो लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, लुंगी बनियान जैसे, कि उनके जेब भी नहीं होते थे। लेमिनेशन भी नहीं था कि वो एक पेपर जो हो लंबे समय तक टिके। अब आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड अभी अगर इस सरकार लागू कर दे कि आपको 24 घंटा रखना है और कहीं भी राह चलते हुए पुलिस आपसे मांग कर सकती है, तो कितना हमारे आपके साथ मुश्किल होगा। यही कानून वहाँ पर लागू हो गया कि 10 उंगलियों की छाप वाला जो एक प्रमाण पत्र उनको मिलता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, और इसको 5 साल का पीरियड भी मेंशन रहता था, कब से कब तक यहाँ परमिट है, वर्क परमिट, उसे हमेशा कैरी करना होता था उस परमिट वाले पेपर को, और रजिस्ट्रेशन करवाना होता था कमिश्नर के यहाँ, और वो छाप लगा करके दे देता, मतलब अगवा करके दोनों हाथों का देता था। पुलिस कभी भी चेक कर सकती थी। और ये जो कानून था वो भारतीय मूल के लोगों के उत्पीड़न का एक बड़ा हथियार बन गया। एक तो हमेशा कैरी करना मुश्किल था, कभी पकड़ पुलिस वाला तलाशी ले कुछ मांग सकता उसे, और नहीं होने पर जेल में डाल सकता था, जुर्माना लगा सकता था। दूसरी बात ये हुई कि जिनका एक्सपायर कर गया वो रजिस्ट्रेशन, उसको 3 पाउंड स्टर्लिंग का पोल टैक्स या व्यक्ति कर देना पड़ता था। 3 पाउंड स्टर्लिंग, जबकि इंडियंस का जो महीने का जो कमाई होता था वो कुछ सेलिंग होता था। अब आप इमेजिन करिए। तो इस तरीके से बहुत बड़ी पेनाल्टी थी 3 पाउंड स्टर्लिंग की, और इसको पोल टैक्स के रूप में आरोपित कर दिया जाता था। या तो तुम ये 3 पाउंड स्टर्लिंग पे करो या तो तुम भारत चले जाओ। तो ये इसमें व्यवस्था किया गया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट में, और इसी नाते इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया। ब्लैक एक्ट कहा गया, काला कानून कहा गया भारतीयों द्वारा इसे, क्योंकि बड़ा उत्पीड़नकारी था। और जब ये कानून पास हुआ तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा करने का, इस कानून का सविनय अवज्ञा करने का निश्चय किया। सिविल डिसोबीडियंस।
तो गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह जो शुरू हुआ वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906, जो कहाँ की सरकार लाई थी, प्रिटोरिया की सरकार लाई थी, ट्रांसवाल की सरकार लाई थी, इसके साथ मतलब खिलाफ शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने भारतीयों का आह्वान किया कि हम लोग सविनय अवज्ञा करेंगे। एक जगह आग जलाई गई और उसमें सारे भारतीय जिनके पास वो प्रमाण पत्र था वो ला करके जलाना शुरू किए। बोले हम कोई परमिट आपको दिखाने वाले नहीं हैं और ये उत्पीड़नकारी कानून ख़त्म किया जाए। गांधी मूवी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सीन है, बाद में इंडिया में भी दोहराया गया। सबसे आगे गांधी थे, उसके पीछे उनके कुछ और मित्र और समर्थक थे जो ट्रेंड थे पूरी तरीके से सत्याग्रह आंदोलन चलाने में। फिनिक्स आश्रम में उनको सेटलमेंट में ट्रेनिंग भी मिल चुकी थी। जब ये लोग जलाने के लिए लाइन लगा करके आगे बढ़ते थे तो जहाँ आग जल रही थी वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे और जैसे जलाने के लिए पहुँचते थे इनकी पिटाई करना लाठियों से शुरू होता था और जब तक ये घायल नहीं हो जाते थे, गिर नहीं जाते थे, तब तक ये लोग आगे बढ़ते थे और जैसे लोग गिरते थे तो स्वयंसेवक उठा करके उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते थे। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, ये करना जारी था। मीडिया के लोग भी यहाँ उपस्थित थे। ये बात ना केवल अफ्रीका के पूरे उसमें फैली बल्कि इंग्लैंड तक न्यूज़पेपर्स में ये बात कवर हुई कि इस तरीके से अहिंसक आंदोलन का दमन किस तरीके से हिंसक तरीके से हो रहा है। और गांधी जी का जो ये आंदोलन था ये बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ और 1906 में इस कानून को ख़त्म करना पड़ा, रिपील करना पड़ा, वापस लेना पड़ा साउथ अफ्रीका की सरकार को और ये गांधी जी की एक बड़ी विजय मानी जाती है। आप ध्यान दें, जहाँ इतना उत्पीड़न था, इतना दमन था और जो अपोनेंट है, जो सरकार है वो कौन सी है पूरी दुनिया में इस समय अगर आप देखेंगे तो कहा जाता था उस समय कि इंग्लैंड के राज्य में सूरज नहीं डूबता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से देखें कनाडा तक तो पूरा ग्लोब में राज्य दिखाई देता। सूरज 24 घंटे रहता है इसी पर। अगर हम ग्लोब मान लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे वर्ल्ड को मान लें, वर्ल्ड मैप, तो आप समझ सकते हैं इतने पावरफुल साम्राज्य के एक औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध एक दुबला पतला छोटा सा आदमी संघर्ष के लिए उतर जाता है, आत्मबल को लेकर के आगे रख करके, सत्य को आगे रख करके और उसे डिफीट कर देता है। पूरे दुनिया में जंगल की आग जैसी ये खबर फैलती है, ना केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में। कमाल का प्रयोग था, पहली बार ऐसा हुआ था, सफल था और इस नाते अब गांधी बनने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। सत्याग्रह पर लोगों का विश्वास जमने लगा और लोगों को लगा कि हाँ, इससे भी एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। हालांकि आप जानते हैं बड़ी ही उत्पीड़क, बड़ी क्रूर सरकार थी। 1906 में रिपील किया लेकिन 1908 में फिर से लागू कर देती है। तो फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन आरंभ किया। उन्हें लगा कि एक बार झुक जाएंगे तो बार बार झुकाने की कोशिश की जाएगी और इस नाते उन्होंने दमन करना शुरू किया और 1908 में फिर से ये कानून बहाल कर दिया, यानी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 में गांधी के दबाव में। और जब शुरू हुआ था ये आंदोलन तो खास करके आप एक चीज़ ध्यान रखें, इंग्लैंड की सारी जनता क्रूर नहीं थी, सारी जनता आतताई नहीं थी। यूरोप में मध्य वर्ग का एक बड़ा जनमत ऐसा था जो सरकार की अतियों, उपनिवेशवाद की जो अतियाँ थीं उनके बहुत खिलाफ था और ऐसे लोगों की संख्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी थी। तो ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में दबाव बनना शुरू हुआ था और इस नाते जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था ये वापस हुआ था। लेकिन आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है, तो आप पाएंगे कि वहाँ की सरकार कितनी ज़्यादा कहा जाए कि कठोर थी इन सब मामलों में। अपार्थीड को लेकर के इन्होंने 1908 में फिर से लागू कर दिया। तो जब 1908 में फिर से लागू हो गया, पुनः एशियाटिक
रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू कर दिया गया। जब ये कानून लागू हुआ तो फिर से गांधी जी ने अपना आंदोलन आरंभ किया, अहिंसात्मक आंदोलन सविनय अवज्ञा का फिर से शुरू किया और पहली बार 1908 में गांधी जी को जेल हुई थी। तो गांधी जी पहली बार जेल गए 1908 में। 1908 में जब जेल हुई इनकी, हालांकि वहाँ जो कानून था उसके अनुसार बड़ी सज़ा मिल सकती थी, लेकिन चूंकि मीडिया का और यूरोप में जनमत गांधी जी के समर्थन में था, इंडिया में भारत सरकार भी जो भारतीय मूल के लोग थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ पर हो रहा था उसके खिलाफ भारत सरकार भी दबाव बना रही थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी। और इस वजह से गांधी जी की सज़ा को घटा करके बाद में 6 महीने की लेकिन रिगोरस इम्प्रिजनमेंट था कर दिया गया। इसी बीच में एक जो साम्राज्यिक मामलों के एक पदाधिकारी थे जनरल एस्मट महात्मा गांधी से जेल में मिलते हैं और गांधी जी का जो दर्शन था, गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, गांधी जी की जो कार्यशैली थी उससे प्रभावित हुए। गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि हमने गलत क्या किया है, आपने एक आतताई कानून बनाया, मैंने उसका अहिंसक तरीके से विरोध किया, मैंने तो कोई हिंसा भी नहीं की, तो मुझे जेल में क्यों डाला गया? गलत तो आप हो, हम तो गलत है नहीं। तो जो आदमी सही उसको जेल भेज दिया, पेनाल्टी तो आप पे लगनी चाहिए और आप पे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये व्यक्ति इतना शर्मिंदा हुआ कि इसको लगा कि गांधी को जेल में रखना अपनी आत्मा को कुचलने जैसा, उसकी आत्मा को जिंदा रही होगी। और बाद में गांधी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें इस व्यक्ति ने लिखा भी है। जब ये गांधी से मिलने गया था जनरल स्मट, बड़ा पदाधिकारी था साम्राज्यिक मामलों का, तो गांधी जी ने वहाँ पर एक सैंडल बनाई थी अपने हाथों से, क्योंकि हर कैदी को कुछ जो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होता है उसे कुछ वहाँ जेल में काम भी करवाया जाता है। तो इन्होंने जूते चप्पल बनाने का काम लिया था, क्योंकि आप जानते हैं जूते चप्पल बनाने का काम किसका माना जाता है? आप जानते हैं चर्मकार जो हमारे यहाँ एक्सप्रेस से माना जाता है। गांधी जी एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे अपने कर्मों द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, और उन्होंने वहाँ पर जूते चप्पल बनाने का काम किया था। उसमें उन्होंने एक चप्पल बना करके, एक सैंडल बना करके भेंट किया था जनरल स्मट को, और जनरल स्मट जब पहनता था उसे कई साल में कई बार इसने पहना और बोलता था कि जब हम पहनते हैं इस सैंडल को तो हमारी आत्मा से कुछ आवाज़ निकलती है। और वो आवाज़ आप समझ सकते हैं क्या थी? वो ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, ट्रुथफुलनेस ऑफ एक्शंस ऑफ महात्मा गांधी, इन सब के बारे में आवाज़ होती थी। और ये बात स्वयं जनरल स्मट ने लिखा है। तो जनरल स्मट के नाते गांधी जी की जल्दी 2 महीने बाद रिहाई हो जाती है और गांधी जी जेल से छूट जाते हैं। फिर उसके बाद में 1909 में 1909 में गांधी जी इंग्लैंड की यात्रा पर जाते हैं। गांधी जी इंग्लैंड की यात्रा पर गए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि चूँकि आप जानते हैं 12 इटला थे लंदन से, इनकी अच्छी वहाँ फ्रेंड सर्किल थी। यहाँ पर इन्होंने वेजिटेरियन क्लब भी बना रखा था। महिलाओं के कुछ संगठन थे जिससे गांधी जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और गांधी जी के बारे में चूँकि वहाँ मीडिया में बार बार चीज़ें आ रही थी, इस नाते वहाँ के लोग भी जो थे वो एक नायाब तरीके का जो सिद्धांत और दृष्टिकोण लेकर के आया था उससे मिलना भी चाह रहे थे। वो अद्भुत था सब कुछ उस समय अगर आप देखें तो इस अद्भुत नेतृत्वकर्ता से वो लोग, चमत्कारित व्यक्तित्व के नेतृत्वकर्ता से वो लोग मिलना भी चाह रहे थे। आप ये समझें कि जो अफ्रीका की सरकार है औपनिवेशिक दमन में शायद पूरे दुनिया में नंबर 1 रही। आप कभी जब पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तब आपको महसूस होगा ये कि इतना दमन शायद ही, हालांकि सब उपनिवेशों में दमन हुआ है, लेकिन सबसे अगर क्रूरतम है, सबसे ज़्यादा अमानवीय तौर तरीके बहुत ज़्यादा जो अपनाए गए वो कहाँ पर अपनाए गए? अफ्रीका में अपनाए गए। और वहाँ पर गांधी जी ने, जहाँ इतना पशु बल का इस्तेमाल हो रहा था, ब्रूट पावर का जहाँ इस्तेमाल हो रहा था, गांधी जी ने वहाँ एक सफल अहिंसात्मक आंदोलन सत्याग्रह चला करके ये सिद्ध कर दिया कि मॉरल पावर सबसे बड़ा पावर होता है। तो इस तरीके से जब गांधी 1909 में
अफ्रीका गए, वहाँ सॉरी इंग्लैंड गए, तो इसका एक बड़ा उद्देश्य था कि वहाँ जनमत को और जागरूक करना कि अफ्रीका में क्या सब चल रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान दें, गांधी जी ने केवल एशिया के लोगों के लिए नहीं, इसी बहाने काले लोग जो वहाँ के थे, अब क्षमा करें काला शब्द काला कहना पड़ रहा है, ब्लैक्स जिसका कि इस्तेमाल करते थे वो लोग, तो उनके साथ जो वर्ण भेद का व्यवहार करते थे उनका भी प्रश्न उठाना था सरकार के सामने। इसी नाते अब जब अफ्रीका की मुक्ति संग्राम की बात करेंगे तो बिना गांधी की वो बात आगे बढ़ेगी नहीं। गांधी ने ही पृष्ठभूमि तैयार किया जिस पर नेल्सन मंडेला जैसे लोगों की कहते हैं आगे राजनीति खड़ी होती है, और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक बड़ा आयाम देने में सफलता पाई थी। तो महात्मा गांधी यहाँ पर जनमत जुटाने के लिए गए थे, कोई घूमने टहलने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जनमत जुटाने गए थे। और इनका उद्देश्य ये था कि जन समर्थन हासिल करेंगे। कुछ जो नेता हमारे भारतीय मूल के हैं, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग हैं वहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे, उनसे मिलेंगे और वहाँ जा कर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक तरीके से दबाव बनाएंगे ताकि अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है औपनिवेशिक सरकार पर, जो गृह सरकार है वो कुछ नियंत्रण लगाए और उसे कुछ हिदायत दे। तो इस उद्देश्य से गांधी जी इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, समर्थन जुटाने के लिए इंग्लैंड के कॉमन पर्सन्स का, लोगों का, अपने मित्रों का, और पार्लियामेंट में जो शुभचिंतक हैं और ऐसे विचार वाले हैं उनका समर्थन जुटाने के लिए यात्रा किया गया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे, उनका भी समर्थन इन्होंने प्राप्त किया था। और रेगुलर इंटरेक्शन में बने रहे दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। गांधी जी लौट रहे थे 1909 में इंग्लैंड की यात्रा से वापस जब लौट रहे थे तो इन्होंने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी। पानी का जहाज अपेक्षाकृत धीमी गति से चलता है और यही सस्ता और सुलभ साधन था उस समय विदेश यात्रा का। अभी हवाई सेवा विकसित नहीं हुई थी। तो इस नाते गांधी जी जब लौट रहे थे अफ्रीका से तो उस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखने का काम किया जिसका टाइटल है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज की रचना इन्होंने किया था SS किल्डोनान नामक एक जहाज जिसमें थे गांधी जी। ये शिप का नाम था जिससे गांधी कहाँ लौट रहे थे, लंदन से लौट रहे थे वापस साउथ अफ्रीका। तो लंदन से साउथ अफ्रीका लौटते समय इन्होंने ये पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक जो मूलतः लिखी गई थी, इसकी मूल प्रति जो थी, मूल प्रति गांधी जी की अपनी मदर टंग थी गुजराती, तो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। गुजराती भाषा में इन्होंने मूल प्रति लिखा था हिंद स्वराज का। इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ये लगा कि इसमें सेडिशियस आर्टिकल, सेडिशियस मतलब राजद्रोह, क्योंकि गांधी जी की बातें क्या थी, उपनिवेशवाद का विरोध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध सारी बातें, और किस तरीके से ये आतताई हैं, ये हमारे ऊपर बलपूर्वक राज्य कर रहे हैं, इनको कोई नैतिक आधार नहीं है। उनके सारे नैतिक आधार का बुरी तरीके से खंडन कर दिया था गांधी जी ने कि क्यों हैं ये इंडिया में, कौन इनको ये अधिकार देता है, किस अधिकार से इंडिया में अंग्रेज हैं। तो कोई उनका मॉरल ग्राउंड तो था नहीं, ज़बरदस्ती भारत पर इन्होंने शासन स्थापित कर लिया था। गांधी जी ने कहा बताओ तो कि कौन सा नैतिक अधिकार भारत पर शासन का आपका बनता है। तो ऐसी बात कोई करे तो जाहिर सी बात है औपनिवेशिक शासक क्या समझेंगे कि तो भड़का रहा देश के लोगों को, राजद्रोह के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस पुस्तक पर लगा दिया गया राजद्रोह का लेख है एक तरीके से, ये गुजराती भाषा में लिखी गई हिंद स्वराज। तो इसको बैन कर दिया गया। हिंद स्वराज जो किस में आई, गुजराती भाषा में, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो गांधी जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम इसको प्रतिबंधित कर रहे हो तो हम इंग्लिश में इसको लिख देते हैं। हालांकि इंग्लिश जो कॉपी आई इसकी, इसको बैन नहीं किया गया, इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसको कहा गया, इस आधार पर कहा गया कि सेडिशियस नेचर की है।
यानी राजद्रोह की प्रकृति रखती है। इसके जो राइटिंग्स हैं, लेख हैं, जो विचार हैं, वो राजद्रोह है, सेडिशन को पैदा करते हैं। इस नाते इसको बंद कर दिया गया। इंग्लिश हमारे यहाँ आप जानते हैं 1% भी मुश्किल से पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। 10% के आसपास तो टोटल पढ़े थे, उसमें से मुश्किल से 1% भी रहे होंगे इंग्लिश पढ़े हुए जो अच्छे। और वो जो 1% 2% जो रहे होंगे उस समय इंग्लिश पढ़ने वाले, वो तो पूरे राजभक्त थे। आप जानते हैं जब तक सूरज चांद रहे, महारानी का राज रहे, तो उनसे इनको दिक्कत नहीं था। तो इंग्लिश जो वर्जन रही हिंद स्वराज की वो अवेलेबल रही, गुजराती वर्जन बंद हो गई। और बाद में इन्होंने, चूँकि यूरोप में इनका ज़्यादा ध्यान था गांधी जी का अपनी बात पहुंचाने का, तो बाद में इसका किसी से इन्होंने फ्रेंच में भी ट्रांसलेशन करवा दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज 3 भाषाओं में लिखी गई, मूलतः गुजराती भाषा, फिर इंग्लिश और फिर फ्रेंच में। गुजराती भाषा की पुस्तक बैन हो गई गुजराती भाषा में जो आई थी, क्योंकि वो सेडिशन का चार्ज उस पर लगा, राजद्रोहात्मक लेख माना गया इसे, कि इसकी भाषा जो है ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लोगों को भड़काएगी, इस नाते बंद कर दिया गया। हिंद स्वराज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत, अगर महात्मा गांधी के विचार समझना है, भारत की दृष्टि क्या थी उनकी, स्वतंत्रता हमें कैसे मिलेगी, स्वतंत्रता से आशय क्या है, स्वराज से आशय क्या है, किस प्रकार का समाज, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का भारत में वो निर्माण देखना चाहते हैं, ये तमाम जो विस्तृत रूप से विचार मिलते हैं गांधी जी के, ये इसी में मिलते हैं। और इसकी रचना जो हुई थी हिंद स्वराज की, ये हुई थी 1909 में। 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच ये पूरा लेख तैयार हुआ था। 13 नवंबर 1909 से लेकर 22 नवंबर 1909। ठीक है, ये इसका वो रहा। जहाज यात्रा के दौरान ये पुस्तक कंपाइल हुई थी, लिखी गई थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है इसमें 2 आयाम मिलेंगे। पहला आयाम इसका ये है कि इन्होंने अपने सपनों का भारत किस रूप में देखा, और दूसरा ये रहा आधुनिकता का बड़ा इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। आधुनिक जो समाज बन रहा, अर्थव्यवस्था बन रही है, नए उद्योग धंधों को, इसी में इन्होंने रेलगाड़ी, डॉक्टर, लॉयर, सभी चीज़ों का आलोचना किया। रेलगाड़ी को इन्होंने कहा कि ये भारत के उद्योग धंधों को, जो तब कुटीर उद्योग था, इसको बर्बाद कर डाली। वकील और डॉक्टर और जो तमाम मिडिल क्लास के लोग नए उभर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अपने ही भाई लोगों का संसाधन हड़पा और अंग्रेज़ों का मदद किया भारत पर शासन करने के लिए, तो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि आज़ादी का, स्वराज का मतलब ये नहीं है, इस पुस्तक में इनके विचार हैं, आगे हम डिटेल करेंगे, कि अंग्रेज़ों से सत्ता भारतीयों के हाथों में आ जाए। इनका मतलब था कि जब हम आत्मनियंत्रित, निर्देशित होने लग जाएं, यानी बाहर की किसी सत्ता का कोई नियंत्रण हम पर ना रहे, हम अपने आत्म से, यानी सेल्फ गाइडेड हों, सेल्फ रूल्ड हों, यानी हमारी अंदर की कोई बाहर की चीज़ नहीं। स्वराज का मतलब इनका था बाहरी सत्ता का नियंत्रण नहीं, भले ही वो हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसका नियंत्रण नहीं, बल्कि क्या हो, सेल्फ गवर्नड हों लोग, अपने से ही, आत्म से ही। तो इतनी जागरूकता की उम्मीद करते थे गांधी जी, इसमें जो इनका स्वराज का आशय रहा। आगे हम लोग जब गांधी दर्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटेल बात करेंगे। तो इस तरीके से 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज की का लेखन किया। बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। SS, सॉरी, इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे, L छूट रहा था, किल्डोनान है, ठीक है। तो ये है SS किल्डोनान, जो शिप था जिससे कि गांधी यात्रा कर रहे थे, और इसी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था लंदन से अफ्रीका लौटते हुए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और रहा,
इसके बाद 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया। टॉलस्टॉय फार्म जो था ये जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया। जोहान्सबर्ग में स्थापित हुआ था 1910 में। इसके लिए एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, जर्मन आर्किटेक्ट जिनका नाम था हर्मन कालेनबाख। हर्मन कालेनबाख, इन्होंने गांधी को डोनेट किया था 1000 एकर्स ऑफ लैंड। 1000 एकड़ जमीन गांधी को डोनेट किया था। और यहीं पर चूंकि आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट थे, इन्होंने एक आश्रम भी निर्मित करने का काम किया। आश्रम में लोग रहते थे और लोगों को ज़मीन अलॉट करके दी जाती थी, जहाँ कम्युनिटी फार्मिंग का काम चलता था। लोग मिलजुल करके फसल उगाते थे, सब्जियां उगाते थे और आपस में वो बांट लिया जाता था। इस तरह से कम्युनिटी लिविंग को यहाँ पर व्यवहारिक रूप से लागू किया गया था। जर्मन ये जो हर्मन कालेनबाख हैं, ये गांधी जी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। 1894 में गांधी जी से कहीं मिलते हैं ये, और उसके बाद ये पूरे लाइफ लॉन्ग गांधी के मित्र बने रहते हैं। और न केवल गांधी जी के सिद्धांतों से ये कायल थे, बल्कि इन्होंने जहाँ ज़रूरत पड़ी गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद भी किया, क्योंकि फाइनेंशियली ये काफ़ी संपन्न थे। वहाँ उस समय अफ्रीका के माने जाने आर्किटेक्ट थे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप सभी जगहों पर ये अपनी सेवाएं दिया करते थे आर्किटेक्ट की। और इस तरीके से इनके पास धन संपत्ति काफ़ी थी, जिसकी ज़रूरत थी महात्मा गांधी को, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से गांधी का स्वयं का अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं था। तो ये लियो टॉलस्टॉय के विचार से गांधी जी बहुत प्रभावित थे, और इस नाते जो रशियन राइटर हैं, द किंगडम ऑफ गॉड, जो लियो टॉलस्टॉय की बुक थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये बुक का नाम है लियो टॉलस्टॉय का, जो रशियन लेखक है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि ईश्वर कहाँ निवास करता है। इसका सार था इस पुस्तक का कि ईश्वर जो है, ईश्वर का सारा साम्राज्य हमारे आपके हृदय में होता है, बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, हृदय में ईश्वर है। जैसे आप जानते होंगे, एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफियाना कलाम है, दिल बिच बसदी है बसदी यार की, यानी ईश्वर, यार यहाँ कौन है? ईश्वर है। तो ऐसे ही आप देखेंगे जब आप साउथ इंडिया के नैनार आलवर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें भी प्रपत्ति हृदय के पूर्ण समर्पण से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो एक तरीके से बड़ा उदात्त विचार था, जो भारतीय, सूफियाना और आप कह सकते हैं कि ईसाई, तीनों विचारों को यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं एक साथ उपस्थित होते हुए, कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसी नाते जब फार्म स्थापित हो रहा था ये कालेनबाख वाला, तो उस समय इसका नाम रखा गया लियो टॉलस्टॉय फार्म, लियो टॉलस्टॉय के नाम पर। गांधी जी ने 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले को इनवाइट किया। गोपाल कृष्ण गोखले आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और अग्रणी लीडर हुआ करते थे उदारपंथी। इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में अफ्रीका का विजिट किया, विजिटेड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की इन्होंने यात्रा किया और वहाँ जाकर के इन्होंने साक्षात देखा कि जो भारतीय मूल के लोग हैं
जो काले लोग हैं वहाँ पर किस तरीके से अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है, और उन्होंने आकर के भारत में इस अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ जनमत बनाने का काम आरंभ किया। तो गोखले और गांधी जी का संबंध बहुत ही मजबूत रहा, और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले भारत में गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहा। इसी बीच में एक जजमेंट और आता है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो वहाँ के एक जो सुप्रीम कोर्ट है साउथ अफ्रीका की, उसने एक जजमेंट दिया। उसने एक जजमेंट पास किया कि अफ्रीका में केवल क्रिश्चियन रीति रिवाज से जो शादी की गई है वही लीगली वैलिड है। मतलब जो शादियां अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई हैं केवल वही मान्य हैं। बाकी जो भारतीय विधि से शादियां हो रही हैं, मतलब हिंदू मुसलमान जो भी हों, उनकी शादियां इनवैलिड हैं, और इस तरीके से उनके संतान अवैध हो गए, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये अब आप समझ सकते हैं कि इस जजमेंट से इस तरीके से एक तरीके से भारतीय विवाह पद्धति को नकार दिया गया, और वहाँ के लोगों की पत्नी अब उनकी पत्नी नहीं रह गई, उनके बच्चे अपने बच्चे नहीं रह गए। अब आप समझ सकते हैं गांधी जी के भी साथ यही हुआ कि गांधी जी की पत्नी और गांधी के बच्चे अब उनके नहीं रह गए लीगली वहाँ पर। गांधी जी ने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया, और इसी में एपिक मार्च सत्याग्रह एक आता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी किया था। एपिक बल्कि ऐसे है, द एपिक मार्च सत्याग्रह। तो इसके खिलाफ जो सत्याग्रह किया गया द एपिक मार्च सत्याग्रह कहलाता है, और ये साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ हुआ था 1914 में। तो इस सत्याग्रह का उद्देश्य ये था कि जो सरकार इस तरीके से कानून बनाई है उसका विरोध करना, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा, और ये जो कानून बनाया था उन्होंने, जो जज का निर्णय था, इसे निष्प्रभावी घोषित करना पड़ा सरकार को अपने आदेश द्वारा। 1914 में गांधी जी को निमंत्रण भेजा जाता है। अब देख रहे हैं आप, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था अभी, हालांकि अभी हुआ नहीं था, इसके पहले निमंत्रण पहुंच गया था। गोपाल कृष्ण गोखले देख रहे थे गांधी को, और उनमें बड़ी संभावनाएं दिख रही थी गोपाल कृष्ण गोखले में, गांधी जी में, और दोनों लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन भी था। और गोपाल कृष्ण गोखले चूँकि उदारवादी नेता थे, गांधी के जो तौर तरीके थे अहिंसात्मक आंदोलन के तरीके थे। भारत में आप देख रहे हैं क्रांतिकारी उग्रवाद, और कांग्रेस में भी एक उग्रपंथी तिलक के नेतृत्व में, लाल बाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी एक अच्छे विकल्प के रूप में दिख रहे थे कि भारत की आज़ादी अगर गांधी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में आगे बढ़े तो एक अहिंसात्मक आंदोलन जो होगा, यानी एक तरीके से सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन आगे बढ़ेगा, तो डिस्टर्बेंस यहाँ कम होंगे। और इस नाते इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने निमंत्रण भेजा, इनवाइट किया कि आप भारत आइए और जो यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें भागीदारी करिए। तो गोखले का जो निमंत्रण था ये पहुंचता है गांधी जी तक। आप नाम सुने होंगे CF एंड्रयूज का, एक अंग्रेज थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारतीयों को पसंद करते थे, और भारतीयों के जायज़ हक के लिए इन्होंने आवाज़ भी उठाया था बढ़ चढ़ करके। तो गोखले का जो निमंत्रण था वो CF एंड्रयूज के हाथों गांधी तक पहुंचा, गांधी जी तक पहुंचाया गया। कि आप भारत आइए, निमंत्रण ये था कि आप भारत आइए और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करिए। गांधी जी भी कन्विंस हो गए, और उन्होंने 18 जुलाई 1914 को अफ्रीका से भारत के लिए रवाना हुए।
लेकिन आप जानते हैं अफ्रीका से भारत के लिए रवाना हुए गांधी जी 28 जुलाई को, लेकिन इसी बीच आप जानते हैं वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस नाते जो जहाज़ थी जिस पर वहाँ से निकले थे जोहान्सबर्ग से, ये जहाज़ भेज दी जाती है इंग्लैंड, और इस नाते कुछ दिन इनको इंग्लैंड जाना पड़ा। फिर वहाँ से वापस लौटते हैं और गांधी जी अपने भारत में आते हैं जनवरी 1915 में। जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 21 सालों का प्रवास रहा गांधी जी का, और आपने देखा कि गांधी जी ने किस तरीके से सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित अपने उपकरण का विकास किया, जिसका अगर देखा जाए वास्तविक प्रयोग कहाँ होना था, व्यापक प्रयोग कहाँ होना था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और आप देखेंगे आगे चल करके किस तरीके से गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य चेहरा बन जाते हैं। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में चलता है आज़ादी तक। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत कुछ गांधी जी की रणनीति और गांधी जी के जो कहा जाए संगठन की क्षमता है, उस पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन निर्भर हो जाता है। इस नाते गांधी जब डोर संभालेंगे तो उसे गांधी युग के नाम से कहा जाता है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के युग को। तो अगला हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से गांधी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा से जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, धीरे धीरे कैसे वो भारत में सत्याग्रह के उपकरण को प्रयोग में लाते हैं। फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अखिल भारतीय आंदोलन का नेतृत्व करके राष्ट्र को जागृत करते हैं और हमें स्वतंत्रता दिलाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी नाते उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, क्योंकि एक राष्ट्र को जगाने का काम, जो ये भारत बिखरा हुआ था, इसको एकता के सूत्र में भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम ये महात्मा गांधी ने किया था। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक महान व्यक्तित्व का, विशाल व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कितने आंधी तूफान आए, कितने थपेड़े आए, आपने देखा कितने अपमानित हुए। लेकिन जो आदमी अंदर से मजबूत होता है वो डिगता नहीं है, बल्कि हर एक चुनौती उसके साहस को और क्या करती है, उसके रिजॉल्व को और क्या करती है, दृढ़ बनाती है। और आप जानते हैं ऐसे ही लीडर बना करते हैं। चाहे आप यहाँ गांधी को लीजिए, चाहे पीछे हम लोग बात कर लिए चाणक्य के बारे में, चाहे कभी आप बिस्मार्क के बारे में पढ़िए, आप पाएंगे कि संघर्ष के, जैसे कहते हैं सोने को जितना तपाया जाए उतना ही और क्या होता है, उसमें और दमक आती है, चमक आती है, और ही निखर करके आता है। वैसे गांधी के साथ हुआ। और आप जानते हैं कि दुनिया में एक अद्भुत व्यक्तित्व का मतलब माना जाता है मालिक महात्मा जी को, और जितना भी पढ़ेंगे आप उतना ही कम लगेगा। बहुत कुछ विरोधाभास भी मिलेंगे, अभी जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो आप पाएंगे तमाम चीज़ें उसमें भी। लेकिन अगर कोई ओवरऑल मिला करके आप देखें तो एट पार कोई नहीं खड़ा हो सकता है इस महापुरुष के। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे गांधीवादी युग, जहां हम लोग सेकंड में आप लेंगे। यहाँ हम लोगों ने देखा मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी, कैसे महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति कह सकते हैं आप, कोई असाधारण व्यक्ति तो नहीं था इनका। 3rd डिवीज़न अक्सर पास हुआ करते थे, बैक बेंचर थे, डरपोक भी थे, कई सारी उल्टी सीधी आदतें भी थीं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में पढ़िएगा, आप देखेंगे उसमें सत्य की खोज में गांधी ने खुद लिख दिया सारी चीज़ें खोल करके कि कहाँ कहाँ तमाम दिक्कतें थी हमारे साथ, हम कैसे थे। और देखिए कैसा एक व्यक्तित्व उन्होंने बनाया। कहते हैं कि तमाम दुर्गुणों पर उन्होंने नियंत्रण लगाया और अपने गुणों को, अपने तमाम अच्छाइयों को उन्होंने करके एक महामानव बन गए, एक महान नेता, एक राष्ट्र निर्माता बने। तो आज यहीं तक। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, और इस तरीके से हमारे साथ आप जुड़ें बेहतर तरीके से। धन्यवाद आप लोगों का।